वेलकम बैक टू शुभ पाठशाला। आज हम देखिए वैल्यू एडेड मेथड को समझ रहे हैं। इससे पहले जो है मैंने इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड जो है इस चैनल पे अपलोड कर लिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो देख लें, ठीक है। फिर अब ये थर्ड मेथड देख रहे हैं आज। इसके बाद जो है नेशनल इनकम को यहीं जो है ख़त्म करेंगे। अगर आप सबके कोई डाउट हो तो आप सब मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, या किसी और चीज़ पे वीडियो चाहते हो तो वो भी आप सब बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि उसको आप सबके सामने ला सकूँ, ठीक है। तो आज हम वैल्यू एडेड मेथड देख रहे हैं। वैसे तो ये बिल्कुल छोटा सा इसका फॉर्मूला है, बहुत इजी समझ में भी आ जाता है, पर कुछ चीज़ों में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो क्या क्या गलतियां होती हैं, क्या क्या चीज़ें समझनी चाहिए हमें, वो सारी चीज़ें भी हम इसके अंदर देखेंगे कि भाई गलतियां बच्चे कहाँ कहाँ कर देते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहाँ कहाँ गलतियां कर देते हैं, उन सारी चीज़ों को भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है। तो सिंपली अगर कहा जाए तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आप इंटरमीडिएट कंजप्शन को अगर माइनस कर देते हैं तो उसको वैल्यू एडेड कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल। और यही आपके सामने यही फॉर्मूला भी है बुक के अंदर, यही फॉर्मूला भी होगा आप सबके, और यही इसका फॉर्मूला है। अब जरा डेफिनेशन से देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है कि वैल्यू एडेड मेथड रेफर टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल बाय अ फर्म बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर आप रॉ मटेरियल का कितना एडिशन करते हैं, तो इसको हम एक तरह से वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है कि भाई वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। तो कि वैल्यू ऑफ आउटपुट रेफर टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो एक साल के अंदर, एक 1 ईयर के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन होती है गुड्स और सर्विसेज की, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, यही वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है, ठीक। अच्छा, इसको अगर फॉर्मूले के उसमें देखा जाए तो देखिए इसमें फॉर्मूले के उसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट को फॉर्मूले के उसमें देखा जाए तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है भाई, सेल प्लस में चेंज इन स्टॉक, ठीक है, सेल प्लस में चेंज इन स्टॉक, ठीक। तो ये आपका हो गया क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है भाई। सेल क्या किया गया है, कितनी चीजें सेल की गई हैं, ये तीनों उसमें सेल देखा जाता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर जो है आपकी। तो इन तीनों उसमें देखा जाता है कि भाई सेल कितना हुआ है, प्लस में चेंज स्टॉक, चेंज स्टॉक भी प्लस किया जाता है। उसका रीजन ये है कि भाई स्टॉक में चेंज, अगर हम एडिशन करते हैं स्टॉक में तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसलिए हम चेंज स्टॉक जो है इसमें प्लस करते हैं। अच्छा, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। देखिए भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट दूसरे तरीके से कैसे, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है तो उसको भी देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट दूसरा तरीका क्या है, देखिए कई बार क्वेश्चन में दिया होता है क्वांटिटी दी होती है और प्राइस दी होती है। तो क्वांटिटी और प्राइस से हम क्या करते हैं भाई, ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, ठीक है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस और प्लस चेंज इन स्टॉक, ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। देखिए जब क्वांटिटी और मल्टीप्लाई बाय प्राइस कर रहे हो तो एक तरह से आप सेल ही निकाल रहे हो, ठीक है, एक तरह से सेल ही निकाल रहे हो। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए क्या कर दिया जाता है कि भाई क्वांटिटी दी जाती है और प्राइस दिया जाता है, और बच्चे वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो सेल दे नहीं रखा, वहां पर आपको सेल निकालना होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी भी कोई भी गुड है, अब मैं इसको जरा ऊपर रफ कर देता हूं। तो कोई भी गुड है, मान लीजिए उसकी क्वांटिटी आप सबको दे रखी है, क्वांटिटी दे रखी है, मान लीजिए ए गुड है, ए गुड की क्वांटिटी जो है वो आपको 200 दे रखी है, और इसका ए गुड का जो प्राइस है वो आपको 2 रुपीज़ दे रखा है। तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसमें सेल तो देने रखा है, तो क्वेश्चन गलत है। वो क्वेश्चन गलत नहीं होता है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा, ये आपका सेल हो गया। और चेंज इन स्टॉक दे रखा होगा, चेंज इन स्टॉक दे रखा होगा, और चेंज इन स्टॉक को प्लस करते ही क्या आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। चेंज इन स्टॉक ही प्लस करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। अब चेंज इन स्टॉक क्या होता है, ये मैंने आप सबको जब एक्सपेंडिचर मेथड करवाया था तो उस टाइम समझाया था कि चेंज इन स्टॉक क्या होता है। देखिए दो तरह का स्टॉक होता है, एक ओपनिंग स्टॉक हो गया और एक क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ठीक है, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक, ठीक। तो अब क्लोजिंग स्टॉक में से आप ओपनिंग स्टॉक माइनस करते हो तो क्या हो जाता है, चेंज इन स्टॉक आ जाता है। तो अगर आपको डायरेक्ट चेंज इन स्टॉक दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट ना देकर ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है
तो क्या होगा, उसको आप चेंज स्टॉक में कन्वर्ट करेंगे, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक जो है माइनस करेंगे और चेंज स्टॉक निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो देखिए, अगर बात की जाए कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट से अगर हम बात करें कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो गया कि भाई सेल देखिए, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। ठीक, तो इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो आपका क्या बन जाएगा भाई, वैल्यू एडेड बन जाएगा। ठीक है, वैल्यू एडेड बन जाएगा। तो ये इस तरह से ये आपका एक फॉर्मूला सामने आता है कि भाई सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या हो गया, वैल्यू एडेड बन गया। यही चीज मैंने यहाँ पर नीचे लिखी है, बस ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है इसको मैंने यहाँ पर ओपन करके लिख दिया है। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, अब देखिए कहाँ कहाँ गलतियां होती हैं, जरा उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम सेल की बात कर लेते हैं। ये हो गया आपका सेल। ठीक, तो सेल जो होता है आपका दो टाइप का होता है। ठीक है, सेल जो है होता है आपका दो टाइप का होता है। एक तो एक्सपोर्ट हो गया है, भाई एक्सपोर्ट कर रहे हैं तब भी कुछ ना कुछ तो आप सेल आउट कर रहे हैं ना, आप बाहर बेच रहे हैं। और एक हो गया डोमेस्टिक सेल। ठीक है, डोमेस्टिक सेल। ठीक है, इस तरह से दो टाइप का सेल होता है। तो अगर एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक सेल ये दोनों चीजें दे रखी है आपको, तो इनको प्लस करके आप टोटल सेल बनाएंगे। ठीक है, इसको प्लस करके आप टोटल सेल बनाएंगे। ठीक, और अगर आपको डायरेक्ट सेल दे रखा है तो ना तो आप एक्सपोर्ट को प्लस करेंगे क्योंकि इसके अंदर ये इंक्लूड है, ना ही डोमेस्टिक सेल को प्लस करेंगे क्योंकि डायरेक्ट सेल दे रखा है, तो बाकी इन सारी चीजों को नहीं देखना है। ठीक, अच्छा, इसके अलावा इसी तरह से इंटरमीडिएट कंजप्शन आ जाता है। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजप्शन भी अगर आपको दे रखा है इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो ये भी दो टाइप का होता है। वही फिर बिल्कुल उसी तरह से है भाई, इंपोर्ट दे रखा है और डोमेस्टिक कंजप्शन या इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखा है, या परचेजेज लिख देते हैं, परचेजेज दे रखा है। ठीक है, तो परचेजेज दे देते हैं। तो क्या है, फिर से वही चीज है कि अगर मान लीजिए डायरेक्ट इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखा है तो आप सब इंपोर्ट को नहीं देखेंगे या डोमेस्टिक परचेजेस को भी नहीं देखेंगे। ठीक है, और अगर नहीं दे रखा है तो इन दोनों को प्लस करने के बाद आप इंटरमीडिएट कंजप्शन बढ़ाएंगे। तो यहाँ एक चीज तो ये कंफ्यूजन दूर हो गई। ठीक, और देखिए गलती कहाँ कहाँ होती है, तो देखिए क्या क्या चीजें हैं। अगर जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया भाई सेल बाय एक्स फर्म इक्वल टू 400, ये करोड़ में है। ठीक है, 400 मैंने लिख दिया, सेल बाय एक्स फर्म इक्वल टू 400। उसके बाद एक और मैं लिख देता हूं यहाँ पर भाई सेल बाय एक्स फर्म टू वाई फर्म इक्वल टू 150 करोड़। ठीक है, तो यहां पर भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। तो देखिए, अगर यहां पर दे रखा है सेल बाय एक्स फर्म, तो इसकी ये टोटल सेल दे रखी है। ठीक है, तो ये हो गया 400। यहीं पे दे रखा है सेल बाय एक्स फर्म टू वाई। ठीक है, बाय एक्स फर्म में वाई को बेचा। ठीक है, 150। तो यहां पर बच्चे क्या करते हैं, दोनों चीज प्लस कर देते हैं, या दोनों प्लस नहीं होना है। ये जो आपको सेल दे रखा है सेल बाय एक्स पर, तो इसका मतलब टोटल सेल है, इसके अंदर ये इंक्लूड है। ठीक है, इसके अंदर ये इंक्लूड है। तो अगर डायरेक्ट सेल दे रखा है तो आप सबको ये सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट सिर्फ सेल से ही आप निकाल देंगे। ठीक, और अगर भाई इसको बांट रखा है टुकड़ों में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सेल बाय एक्स फर्म ना देकर लिखा है, डायरेक्ट सेल ना देकर सेल बाय एक्स फर्म टू वाई, और यहीं पे लिख दिया सेल बाय एक्स फर्म टू हाउसहोल्ड इक्वल टू 50। तो ये अलग अलग दे दिया गया, यहाँ तो डायरेक्ट सेल नहीं दे रखा है टोटल। तो इन दोनों को प्लस करके आप क्या करोगे, सेल निकालोगे। 150 प्लस 50 इक्वल टू टोटल हो गया 200, इसका सेल हो गया। तो यहाँ पर ये सारी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अगर डायरेक्ट सेल दे रखा है तो बाकी चीजें आप सब छोड़ देंगे, और अगर नहीं दे रखा है तो आप उसको सेल में कन्वर्ट करेंगे। यही सारी चीजें जो है इंटरमीडिएट कंजप्शन पे भी अप्लाई होता है। अब यहाँ पर देखिए कि सेल बाय एक्स फर्म टू वाई। ठीक है, तो भाई ये यहाँ पर
एक्स फर्म का तो सेल हो गया, वाई का क्या होगा, वाई का परचेज होगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन होगा। ठीक ऐसे ही सेल बाय एक्स फर्म टू हाउस होल्ड, हाउस होल्ड ने क्या करा है, परचेज किया है। ठीक, तो ये चीज यही इन्हीं सारी चीजों की कंफ्यूजन आप सबको दूर करनी है कि क्या चीजें परचेज की गई हैं और क्या सेल की गई हैं। ठीक है, तो इजीली ये क्वेश्चन जो है वैल्यू एडेड का हो जाएगा, बाकी इतना कंफ्यूज करने वाली चीज नहीं है। अभी आप सब इसको जो है देख लीजिए, उसके बाद मैं जो है एक क्वेश्चन इसमें करवा देता हूं, एक क्वेश्चन करवाने के बाद वीडियो को जो है यहीं खत्म करेंगे। तो चलिए आप सब जो है एक बार इसको वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, मैं इसलिए एक क्वेश्चन लिख लेता हूं। तो चलिए वैल्यू एडेड में क्या क्या प्रिक्वेशन, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, ये सारी चीजें देख लेते हैं हम। एग्जाम में कई बार ऐसे पॉइंट भी आ जाते हैं कि भाई ये इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में या नहीं होगा, या वैल्यू एडेड मेथड में ये चीज इंक्लूड होगी या नहीं होगी, ये गुड्स और सर्विसेज इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिख रखा है इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि अगर इंटरमीडिएट गुड्स को आप नेशनल इनकम में इंक्लूड करना शुरू कर देंगे तो आपको डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम फाइनल गुड्स की बात करते हैं, तो जब मैंने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या करा था, डिफरेंस बताया था, तो आप सबको बताया था कि नेशनल इनकम में हमेशा फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड किया जाता है, और फाइनल गुड्स के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू पहले से ही होती है। भाई मान लीजिए बिस्किट बनाया गया, तो बिस्किट बनाने के बाद क्या होता है कि भाई बिस्किट बनाने के बाद अब उसको मान लीजिए 100 रुपए में यहाँ पर सेल किया जा रहा है, तो जो बिस्किट में जो मैदा वगैरह लगा होगा वो उस 100 रुपए के अंदर ही होगा ना, और उसके अंदर अपनी प्रॉफिट उसने ऐड किया होगा। ठीक है, अब अलग से आप इंटरमीडिएट गुड्स को क्या कर लोगे, काउंट कर लोगे, तो एक बार तो उस फाइनल गुड में काउंट हो गया, ऊपर से अलग से काउंट कर लिया आपने जितने का भी आया था, मान लीजिए 50 रुपीज का आया था, तो भाई जब बिस्किट बना तो उसमें भी वो इंक्लूड है, और 50 रुपीज आपने अलग से इंक्लूड कर लिए, तो क्या हो जाएगा, ये डबल काउंट हो जाएगी, और 2 बार काउंट होने के कारण हमारा नेशनल इनकम बहुत ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, और रियल में उतना होगा नहीं। ठीक, उसके बाद देखिए सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इन आर नॉट इंक्लूड। ठीक है, तो क्या होता है कि जो यहाँ पर सेकेंड हैंड गुड्स होते हैं उसके सेल परचेज भी क्या होता है, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है, या फिर वैल्यू एडेड मेथड में इंक्लूड नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जिस साल उसका प्रोडक्शन हुआ होता है उसी साल क्या हो जाता है कि वो नेशनल इनकम में ऐड हो जाता है। तो आप सेकेंड हैंड जब बेचेंगे तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब देखिए प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर द सेल्फ कंजप्शन डोमेस्टिक सर्विस आर नॉट इंक्लूड। तो भाई अगर आप अपने घर में खुद कोई सर्विस दे रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। जैसे कि आपकी मम्मा जो है अगर घर में खाना बना रही हैं तो वो इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि जो सर्विस है सेल्फ सर्विस जो है कंजप्शन के लिए उसकी वैल्यू लगाना मुश्किल होता है। भाई आपकी मम्मा आपके लिए दिन भर काम कर सकती हैं, तो उसकी कितनी वैल्यू लगाओगे ये आपको पता नहीं, या कोई पता नहीं कर सकता उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो उसका वैल्यू लगाना मुश्किल होता है, इसलिए सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है जो कि सेल्फ कंजप्शन की गई है, सेल्फ कंजप्शन के लिए की गई है, या इसको दूसरा कहते हैं डोमेस्टिक सर्विस। ठीक है, जो घरेलू सर्विस की जाती है उसको क्या करते हैं, नेशनल में इंक्लूड नहीं करते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि उसकी वैल्यू पता करना बहुत मुश्किल है। वहीं पे देखिए दूसरा क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन इंक्लूड। वहीं पे अगर गुड्स की बात की जाए, ठीक है, किसी गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है सेल्फ कंजप्शन के लिए, वो इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक, वो इंक्लूड किया जा सकता है क्योंकि उसकी वैल्यू पता की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक फार्मर है वो 100 किलो गेहूं करता है, प्रोडक्शन करता है अपने घर के लिए, कि भाई अपने घर की जो भी है रोजी रोटी चलेगी, अपने घर की जो है खाने के लिए। तो वो 100 किलो गेहूं जब जो प्रोडक्शन करता है अपने घर में कंज्यूम कर रहा है, तो उसकी एक वैल्यू पता लगाई जा सकती है कि मार्केट में गेहूं की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो इस हिसाब से उसको पता लगाया जा सकता है इजीली। इसलिए गुड्स को तो हम क्या कर लेते हैं, नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लेते हैं, बट सर्विसेज को नहीं इंक्लूड करते हैं, क्योंकि सर्विसेज की वैल्यू पता लगाना मुश्किल होता है। फिर देखिए चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स विल बी इंक्लूड। जो चेंज इन स्टॉक होता है गुड्स का, उसको इंक्लूड किया जाता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, चेंज इन स्टॉक क्या होता है, एक तरह से इन्वेंट्री चेंज होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए चेंज इन स्टॉक जो है वो इंक्लूड किया जाता है। तो ये सारे प्रिक्वेशन थे। इसके बाद हम एक आधा क्वेश्चन करके देख लेंगे कि कैसे हम वैल्यू एडेड मेथड से क्वेश्चन निकालते हैं जो प्रैक्टिकल है।
तो चलिए मैंने आप सबके लिए एक क्वेश्चन लिख दिया है, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद आई होप आप सबको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम जो है वैल्यू एडेड मेथड से वैल्यू फाइंड करते हैं, या जीवीए फाइंड करते हैं, जीडीपी फाइंड करते हैं, या नेशनल इनकम फाइंड करते हैं। मैंने ये क्वेश्चन इसी पर्पज से लिखा है क्योंकि इसमें 3-4 चीज़ें आप सबको फाइंड करनी है। सबसे पहले फाइंड करना है जीवीए बाय फर्म ए एंड बी, जीडीपी एट एमपी और एनडीपी एट एफसी। ठीक है, आपको ये तीनों चीज़ फाइंड करनी है। उसके बाद जो है क्वेश्चन एक बार मैं रीड आउट कर देता हूँ। देखिए, सेल बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट 100, सेल बाय फर्म ए 500 दे रखा है, सेल बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड 350 दे रखा है, चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए 20 दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 30 दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 40 दे रखा है, परचेज बाय फर्म ए 320 दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय बोथ फर्म, दोनों फर्मों से जो है इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 75 दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है आपको 120 और सेल बाय फर्म ए टू बी 200 दे रखा है। तो सबसे पहले हम जीवीए निकाल रहे हैं। हम क्या निकाल रहे हैं? जीवीए किसका? फर्म ए का, फर्म ए। ठीक है, तो भाई जीवीए निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या था? सीधी सी बात है, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस में इंटरमीडिएट कंजप्शन। और वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या था? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सबसे पहले हम सेल और चेंज इन स्टॉक देख लेते हैं। ए फर्म का सेल और चेंज इन स्टॉक कहाँ है? तो देखिए, सबसे पहले आपका ए फर्म का जो है सेल दे रखा है 500, ये प्लस होगा और प्लस क्या होगा? चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक बाय फर्म ए 20 दे रखा है, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद देखिए एक चीज और दे रखा है, सेल बाय फर्म ए टू बी। यहां पर भी जो फर्म ए ने बी को सेल किया है, पर मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप सबको डायरेक्ट सेल दे रखा है, जैसे सेल बाय फर्म ए 500 डायरेक्ट दे रखा है, तो ये इसके अंदर इंक्लूड है, आप इसको सेपरेट या अलग से उसमें प्लस नहीं करेंगे। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब देख लेते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन कहाँ है। इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब यहां पर हो गया कि ए फर्म ने क्या परचेज किया, क्या खरीदा है, तो जरा ये देख लेते हैं। तो भाई सेल बाय फर्म बी टू गवर्नमेंट, ये नहीं है, सेल बाय फर्म बी टू चेंज स्टॉक हमने कर लिया। फिर देखिए परचेजेस बाय फर्म ए, परचेजेस बाय फर्म ए 320, तो ये माइनस कर दीजिए 320। तो ये इसका जीवीए जो आ गया 520 में से 320 गए, 200 जो है जीवीए आ गया किसका? फर्म ए का। अब जीवीए निकाल लेते हैं फर्म बी की, जीवीए फर्म बी। ठीक है, अब फर्म बी की जीवीए देखिए। सबसे पहले सेल बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट, ये सेल कर रखा है उसने, ये प्लस होगा। उसके बाद सेल बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड, हाउस होल्ड को भी इसने सेल किया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि फर्म बी का डायरेक्ट सेल नहीं दे रखा है, टोटल सेल नहीं दे रखा है, कहीं पे एक एक करके सेल दे रखा है, तो हम इस सबको प्लस करके एक सेल बनाएंगे। ठीक है, तो क्या है? सेल बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड, ये हो गया। उसके बाद देखिए इसका चेंज इन स्टॉक भी डायरेक्ट नहीं दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। तो चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए मैंने बताया था कि भाई क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दो। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 40 है और ओपनिंग स्टॉक 30 है, तो भाई 40 में से 30 गए तो 10 हो गया। ठीक है, तो 10 जो है यहाँ पर प्लस होगा, चेंज इन स्टॉक हो गया। उसके बाद देखिए इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय डेप्रिसिएशन सेल बाय फर्म बी। अच्छा देखिए, सेल बाय फर्म ए टू बी, तो ये ए ने तो सेल किया है बी को, लेकिन बी का क्या है? परचेज हो गया, तो ये इसका इंटरमीडिएट कंजप्शन हो गया। ये माइनस कर दिया हमने 200, तो इसका जीबी आ जाएगा कितना हो गया? 450, 460 और 200 माइनस हो गया 460 में से, तो 260 जो है ये आपका जीबीए फर्म बी आ गया। अब देखिए जीडीपी एट एमपी क्या होगा? अब ये जीबीए जो है ये पहले से ही मार्केट प्राइस पे होता है। जब मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था बताया था कि जीबीए जो है मार्केट प्राइस पे निकलता है, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो जीडीपी एट एमपी निकल जाएगा। ये हो गया 200 प्लस 260 इक्वल टू 460, आपका जीडीपी एट एमपी आ गया। अब दूसरी चीज आपको फाइंड करना है एनडीपी एट एफसी। तो ये जीडीपी हो चुका है, तो इसको एनडीपी एट एफसी कर लेते हैं। 460 हो गया। अब नेट करने के लिए हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, ये हमने कर लिया। ठीक, और क्या करते हैं भाई? फैक्टर कॉस्ट पे करने के लिए हम क्या करते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी माइनस करते हैं। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय बोथ फर्म दे रखा है, दोनों फर्मों से इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये पे किया गया है। ठीक, अब यहाँ पर सब्सिडी नहीं दे रखा है कि आप उसको नेट करें, तो सब्सिडी आप 0 मान लीजिए, तो क्या आ जाएगा? ये माइनस में आ जाएगा, तो ये हो गया -75। ठीक है, तो ये -75 हो गया। तो 460 में से ये माइनस कर दो, कितना हो गया? ये 195।
460 में से माइनस करें हमने 460 195 10 5 और ये 5 हो गया, ये आगे ये 9 और ये 6 और 2 4 3 और 2, तो ये हो गया 265। ठीक है, 265 जो हो गया क्या हो गया, NDP at FC हो गया। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने 3 चीज़ों से इसको यूज़ करना सीखा कि कैसे हम वैल्यू एडेड मेथड जो है यूज़ करते हैं। बिल्कुल सिंपल है। आप सब सेल परचेज का अगर ध्यान रखेंगे, क्या चीज़ें सेल हुई हैं क्या परचेज हुई हैं, तो बड़ी इजीली निकल जाएगा। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है कि क्या चीज़ें सेल हुई हैं क्या चीज़ें परचेज हुई हैं, बस इसको ध्यान रखना है आपको, बाकी बिल्कुल ईजी है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।